चलो तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है और इसका भी टाइटल ही देख लो तुम लोग। टाइटल से ही पता लग रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ादी। तो नेल्सन मंडेला को आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत एक लंबा वक्त लगा, बहुत लंबा टाइम लगा। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो साउथ अफ्रीका जो कंट्री था, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अपार्थाइड क्या है। अपार्थाइड समझते हैं क्या होता है। अपार्थाइड का हिंदी मीनिंग होता है रंग भेद। रंग भेद का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जब किसी भी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया जाता है कलर के आधार पे, जैसे किसी का कलर काला है या गोरा है, तो आपके कलर के आधार पे जब आपको डिवाइड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपार्थाइड। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ये क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम। अब इस पॉलिटिकल सिस्टम के तहत होता क्या है? अपार्थाइड सिस्टम एक पॉलिटिकल सिस्टम है और इसके तहत क्या होता है कि जो काले लोग, साउथ अफ्रीका में जो काले लोग थे, वास्तव में साउथ अफ्रीका में काले लोगों का ही नेटिव प्लेस था, लेकिन वहाँ के वाइट लोग, जो गोरे लोग थे, वो क्या कर रहे थे? काले लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। और कैसे अत्याचार कर रहे थे? क्योंकि अपार्थाइड एक वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था और पॉलिटिकल सिस्टम के अनुसार क्या हुआ था कि काले लोगों को उतने राइट्स नहीं मिले थे जितने राइट्स गोरे लोगों के पास थे। मतलब पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। उनके अनुसार लॉ भी अलग था, उनके लिए नियम भी अलग बनाए गए थे और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसके अनुसार क्या हुआ था कि काले लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था और इसी अत्याचार के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाना शुरू किया। तो ये एक लंबे अरसे तक, कई वर्षों तक ये लड़ाई चली और फाइनली 1994 में वो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो जब वो राष्ट्रपति बने और जब उन्होंने राष्ट्रपति के शपथ समारोह में जो स्पीच दिया, उसी के बारे में, वो स्पीच में क्या क्या बोलते हैं, किन मुद्दों पे बात करते हैं, वो अपने स्ट्रगल की बात करते हैं, कैसे उनको आज़ादी मिली, कितना उसमें संघर्ष हुआ और किस तरह उनके लोगों का मतलब यहाँ पे डार्क स्किन्ड लोगों को, मतलब जिसका स्किन कैसा था? डार्क था, काला था, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम सहनी पड़ी, कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले शपथ समारोह जो हुआ वो हुआ आपका यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ, एम्पी थिएटर में और प्रिटोरिया में हुआ। वहाँ पे शपथ समारोह हुआ जब, तो शपथ समारोह में जब वो स्पीच देना शुरू किए तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि विक्ट्री की, और ये कौन सा विक्ट्री है, आखिर ये कौन सी जीत हुई उनको, उसके बारे में बात कर रहे। तो वो बोलते हैं कि ये एक विक्ट्री फॉर जस्टिस, विक्ट्री फॉर पीस एंड विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मतलब ये विजय है एक शांति स्थापित करने के लिए, एक विजय है ये न्याय के लिए, और ये एक विजय है किसके लिए? ह्यूमन डिग्निटी के लिए, जहाँ पे हर तरह के लोग एक साथ रह पाएं, एक साथ जीवन यापन कर सकें और उसके कलर के आधार पे किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। इसी के बारे में वो स्पीच में शुरुआत करते हैं। और फिर वो जब किसी भी देश में राष्ट्रपति का शपथ समारोह होता है तो उसमें उसके जितने भी एयरफोर्स हैं, आर्मी है, नेवी है, वो सारे कर्तव्य दिखाते हैं। तो वो, और उस दौरान साउथ अफ्रीका में चूंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई अश्वेत राष्ट्रपति बना था, तो सारे लोग, जितने भी साउथ अफ्रीका के लोग थे,
वो सारे जश्न में डूबे हुए थे। कम से कम 1 लाख लोग रोड पे उतरे हुए थे, अलग अलग रेसेस के। रेस का मतलब क्या होता है? अलग अलग नस्ल के लोग, सारे तरह के लोग, है ना। अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, काले हो, गोरे हो, किसी भी जाति, धर्म, जेंडर, सारे लोग एक साथ मिलकर उसको सेलिब्रेशन कर रहे थे। और इस शपथ समारोह में कम से कम 140 देशों के लोगों ने, यहाँ के 140 कंट्रीज के लीडर्स ने और डिग्निटरीज ने, ये सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था। और सारे लोग उस शपथ समारोह के हिस्सा थे और वो इस बात का गवाह थे कि आप बहुत सालों के एक लंबे संघर्ष के बाद, 3 सेंचुरी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ है कि कोई अश्वेत राष्ट्रपति बना हुआ है। और उससे बड़ी बात ये नहीं है कि कोई अश्वेत राष्ट्रपति बना, अश्वेत मतलब काला, जिसका कलर कैसा हो? काला हो, वो राष्ट्रपति बना। इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहली बार वैसे सत्ता का स्थापना हुआ है, वैसे सत्ता, वैसा क्या बोलते हैं इसको, इस तरह समझिए कि सत्ता उसके हाथ में आया है जो सच में चाहता है कि ये देश में किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च जाति के हो, चाहे नीच जाति के हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। और मुख्यतः इसमें बात किया गया है उसके डार्क स्किन लोगों का, मतलब डार्क स्किन लोगों को वहाँ भेदभाव किया जाता था, उसी पे बात किया गया है। तो वो स्पीच में फिर वो जब कर्तव्य दिखाया जाता है, सारे लोग, सेना लोग अपने कर्तव्य दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जेट उड़ रहा है और सब लोग सैल्यूट भी कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे देश में इन्हीं लोगों ने, यही सेना, यही पुलिस ने हमको क्या किया था? अरेस्ट किया था, हमको जेल में डाला था। और आज यही लोग हमको क्या कर रहे हैं? हमको सैल्यूट कर रहे हैं। हमको क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, जो एक ये बदलाव आया, तो वो आया कैसे, इसके बारे में हम लोग सब जानेंगे। और दूसरी बात कि 30 साल तक ये जेल में रहे, 30 ईयर्स कोई छोटा, एक बहुत लंबा अरसा होता है। 30 ईयर्स तक अगर आप जेल में गुजारेंगे तो आप सोच सकते हैं ये कितना लंबा अरसा होता है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका हम बात करेंगे जब इनका जन्म हुआ। तो वो जन्म हुआ इनका एक ईस्टर्न केप ऑफ अफ्रीका में हुआ, एक छोटे से गांव में हुआ। और ये एक ट्राइबल चीफ थे इसके पिताजी, उनके यहाँ हुआ। तो इनका परिवार बहुत बेहद संपन्न परिवार था। एक ट्राइबल कम्युनिटी में इनका जन्म हुआ। और ट्राइबल कम्युनिटी में जब वो बचपन में थे तो वो बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। वो कहीं भी घूम सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, नदियों में जा सकते थे, झरनों में जाके नहा सकते थे, जंगलों में घूम सकते थे। किसी तरह का कोई उसमें प्रतिबंध नहीं था। मतलब हर तरह का उनका जो फ्रीडम जो उनके पास था, वो पूरे तरीके से आज़ाद थे। वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। और उनका ट्राइबल का जो कस्टम था, जिस तरह से रूल्स थे, जो नियम थे, वो भी उनके फ्रीडम में कभी आड़े नहीं आया। क्योंकि उनका जो ट्राइबल कम्युनिटी में जो बिलोंग करते थे और उनके ट्राइबल कम्युनिटी में जो नियम थे, वो नियम सबके लिए समान थे, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कोई भी आदमी हो, सबके लिए समान थे। लेकिन जब वो क्या किए, जब वो रियल दुनिया में आए, रियल दुनिया मतलब वहाँ से जब बाहर निकले और जब वो स्टूडेंट्स बने, स्टूडेंट के रूप में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, तब वास्तव में प्रॉब्लम शुरू हुई। क्या हुआ? तब उन्होंने देखा कि हम लोगों के साथ, मतलब मेरे जैसे जो डार्क स्किन्ड लोग हैं, उनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। ट्रेनों में, बसों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, रेस्टोरों में, मतलब चप्पे चप्पे पे हर जगह उसको क्या किया जा रहा है? ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो जब ये देखा तो बोला ये तो हम जो सोच रहे थे कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद तो हैं ही नहीं। ये तो मेरा इल्यूजन था। ये क्या था? भ्रम था। हम वास्तव में आज़ाद नहीं थे। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने ये सब देखा कि इतने ज़्यादा अत्याचार हुआ। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं होगा, अब हमको कुछ ना कुछ करना होगा। और करने के लिए उनको क्या करना होगा कि पावर में आना होगा। और पावर में आने के लिए क्या करना होगा? उन्होंने क्या? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एएनसी का मतलब होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।
इसको ज्वाइन किया और इसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ही इन्होंने 1994 में जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, तो 400 सीटों में से इनको कितना मिला, 400 सीटों में 252 सीट इनको मिला, ठीक है। और वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति वहाँ पे बने। यहाँ पे इस चैप्टर में हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला का जीवन कैसा था, वो क्या क्या किए, वो सोचते क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया आखिर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से मुद्दों पे वो ज़्यादा बात कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रीडम फाइटर, सबसे पहले फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब, वो तो खुद फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन उसके पहले भी, नेल्सन मंडेला के पहले भी कई लोग थे जो उसके लिए, जो डार्क लोगों को जो जिस तरह से भेदभाव किया जाता है उसके लिए आवाज़ उठाया, लेकिन उन लोग उतने सक्सेस नहीं हुए। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज का डेफिनेशन देते हैं, और करेज का डेफिनेशन में ये बताते हैं कि करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर एब्सेंस ऑफ फियर हो, मतलब एब्सेंस, आपका फियर आपके अंदर रहेगा ही, सभी के अंदर फियर है, लेकिन करेज का मतलब ये होता है कि आप उस फियर का सामना करें, आप उसको फेस करें, और फेस करते करते क्या होगा, उस फियर से आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप उसको फेस नहीं करेंगे तब तक उससे बाहर नहीं आएंगे। तो वो बता रहे हैं कि ये जो लोग थे, जो उससे पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे कई लोग, उन लोगों ने हमारा रास्ता दिया, उन लोगों ने दिखाया। एक चेन बना हुआ था। चेन का मतलब क्या होता है, ये पहले व्यक्ति नहीं थे जो आवाज उठाना शुरू किया किसके खिलाफ, व्हाइट लोगों के खिलाफ, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। इसके पहले भी कई फ्रीडम फाइटर्स थे जो ये काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हुए। लेकिन सक्सेस भले नहीं हुए, लेकिन एक चेन बना दिया उन्होंने। चेन का मतलब एक कड़ी बन गई, एक कड़ी बन गई, और इस कड़ी से ये भी जुड़ गए। मतलब उन्हीं लोगों से ये इंस्पायरेशन मिला कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को गोली मार दिया गया, कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बहुत सारे अत्याचार कर दिए, फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। तो बोलते हैं कि उन लोगों ने हमें साहस दिया कि हम इन सारे लोगों के खिलाफ हम लड़ सकें। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई सवाल? ठीक है, अब बात करते हैं हम कि वो बात भी करते हैं फिर ट्विन ऑब्लिगेशन का। किसका बात कर रहे हैं? ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है? ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य। दो तरह का कर्तव्य होता है हर आदमी का। पहला कर्तव्य क्या होता है? ट्विन ऑब्लिगेशन में पहला जो बोलते हैं, पहला ऑब्लिगेशन है अपने फैमिली के प्रति। फैमिली का मतलब इसमें हो गया आपका बच्चा, आपका वाइफ, आपकी माँ, आपके पिताजी, फैमिली मेंबर्स। दूसरा ऑब्लिगेशन हो गया आपके लोग, आपका कम्युनिटी, और फिर आपका कंट्री। तो आप समझिए कि आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे आपको पता नहीं है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है ना? कि इस तरह का देश में रह रहे हैं जहां व्हाइट सुप्रीमेसी इतना ज़्यादा हावी है कि आपको कभी भी जेल में डाला जा सकता है। आप उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो कभी भी आपको कुछ भी कर दिया जा सकता है, आप कभी नहीं जान रहे हैं क्या होगा। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारा फैमिली के प्रति मैं क्या कर्तव्य निभाऊंगा, मैं तो इसमें भी सक्षम नहीं हूँ। इस तरह से हम लोग को आइसोलेटेड कर दिया जा रहा है, इस तरह को हम लोग को अलग थलग कर दिया जा रहा है, हम लोग को राइट्स नहीं है, हम लोग के लिए कानून बनाया गया है, और कानून में ये भी बताया गया कि क्या काम आपको करना है और कहाँ रहना है। मतलब ये कौन डिसाइड करेगा? व्हाइट सुप्रीमेसी डिसाइड करेगा। मतलब व्हाइट लोग जो हैं, जिसका कलर क्या है, व्हाइट है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपके पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, आपको कहाँ रहना है और कौन सा काम करना है। मतलब ये है कि आप सारे जगह पे काम भी करने के आपको करने का अधिकार आपके पास नहीं था, आप हर जगह काम नहीं कर सकते थे। जो लोग डिसाइड करेंगे, कौन? व्हाइट लोग डिसाइड करेंगे, आप वहीं पे काम कर सकते हैं और हर जगह रह भी नहीं सकते हैं। मतलब वो लोग बताएंगे कि आपको कहाँ रहना है। इतना ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार हो रहा था, किसके लिए? ब्लैक लोगों
ब्लैक लोगों पे अत्याचार होता, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा जो इतना अत्याचार हो रहा है, हमारा राइट्स नहीं है, तो मैं तो अपने फैमिली के प्रति भी, अपना जो फैमिली है उसी को अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, उसी का कर्तव्य जो हमारे फैमिली के प्रति उसको नहीं निभा पा रहा हूँ, तो अपना देश, अपना कम्युनिटी और अपने लोगों के लिए क्या करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो धीरे धीरे उनके अंदर ये एक साहस आता है कि नहीं, मुझे पूरे लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, मुझे उनके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये आप लोगों पे क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार से आप बाहर निकलिए। अगर ये अत्याचार से आप बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, आप वैसे सहते रहें, आप अत्याचार को सहते रहें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बात और करते हैं यहाँ पे, जब दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, अगर आप पे अत्याचार किया जा रहा है, आप अत्याचार सहते रहें, दूसरे लोग वो होते हैं कि उस पर स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, और जितना अत्याचार होता है आप पे तो आप उससे क्या होते हैं, घबराते नहीं हैं, आप उससे कुछ सीखते हैं और आपका कैरेक्टर जो है और मजबूत हो जाता है। मतलब आप जितना संघर्ष करते हैं आपका कैरेक्टर और निखर के आता है। अफार्थित सिस्टम के जैसा हमारे यहाँ भी एक सिस्टम था, वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम के बारे में आप लोग को पता है, वर्ण सिस्टम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र लोगों के साथ किसके आधार पे छुआछूत होता था, छुआछूत का आप लोग जानते थे, भेदभाव होता था। किस तरह से होता था कि शूद्र लोगों को बड़े अपर कास्ट लोगों के साथ खाने पीने नहीं दिया जाता था। तो ये वाला सिस्टम हमारे जाति के आधार पे छुआछूत था हमारे यहाँ पे, मतलब उनको साथ में खाना नहीं खाने देना है, कुछ उसको टच नहीं करना है, जहाँ से पानी लाता है उस बड़े मतलब अपर कास्ट के कुआं से पानी भी नहीं ला सकता है। ये बहुत सारा अत्याचार हुआ। तो उसी की तरह वहाँ भी ये सेम चीज़ कहाँ पे हो रहा था, साउथ अफ्रीका में, लेकिन वहाँ जाति के आधार पे नहीं हो रहा था, वहाँ किसके आधार पे हो रहा था, कलर के आधार पे। अगर आप काले हैं तो आप गोरे लोगों के समकक्ष, मतलब उसके इन फ्रंट में आप खड़े नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये बात कर रहे हैं, जब किसका बात कर रहे हैं कि आप जब संघर्ष करते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को अत्याचार नहीं किया गया, बहुत सारे अत्याचार सहे उन लोग को। उन्होंने जब वो बचपन में थे तो उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर के क्या हुआ, ख़त्म हो गए? नहीं, उन्होंने ये प्रण लिया कि नहीं, मैं इस अत्याचार के खिलाफ अगर हमको निकलना है तो हमको एजुकेट होना पड़ेगा और लोगों को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि आप पे अत्याचार हो रहा है। तो इस तरह के सोच के लोग का क्या होता है, कैरेक्टर और ज़्यादा निखर के आता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं, अगर आपको किसी से लड़ना है तो संघर्ष से होके आप गुजरते हैं, तो आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो क्या होगा, वो निखर के आएगा बाहर और आपको दुनिया से लड़ने की ताकत मिलेगी। दूसरी बात, एक और बात करते हैं, वो मैं अभी यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बात करते हैं क्या है। हेट, नफरत के बारे में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि किसी भी बच्चे को बचपन से क्या होता है, उसे पता नहीं होता है नफरत क्या है। वो प्यार की भाषा जानता है। बच्चा को वो नहीं जानता है कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन किस कास्ट का है, कौन से किस जाति का है, वो नहीं जानता है। लेकिन उसको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। और नफ़रत को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है कि हाँ, ये ब्लैक लोग है, इसको आपको नफ़रत करना है, ये तुम्हारे समकक्ष खड़ा नहीं हो सकता है, इसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। उसको सिखाते सिखाते क्या होता है, उसके दिमाग में एक थॉट डेवलप हो जाता है कि नहीं, ये जो ब्लैक लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो नफ़रत सिखाया जाता है। बच्चे में हमेशा प्यार ही होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है उसको नफ़रत सिखाया जाता है। और फाइनली जो है वो क्या बोलते हैं कि दोनों तरह के लोग, जैसे जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर मतलब जो अत्याचारी, जो आपको सता रहा है, वो भी कहीं ना कहीं फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? क्यों? वो उसका संकीर्ण दिमाग है, संकीर्ण दिमाग नैरो माइंडेड है। और नैरो माइंडेड में क्या होता है कि वो चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझता है। वो हमेशा सोचते रहता है कि हम उस पर अत्याचार करेंगे तो मैं फ्रीडम हूँ। फ्रीडम कैसे होगा? कहीं ना कहीं उसको भी भय लगा रहता है कि अगर ये लोग हमारे खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दे तो क्या होगा,
कोई हमारे खिलाफ साजिश करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से आज़ाद नहीं है। तो ऑपरेसर भी आज़ाद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में मुख्य बिंदुओं को जो बात किया गया है वो बात किया गया है किस पे, ट्विन ऑब्लिगेशन पे बात किया गया है, नफ़रत पे बात किया गया है, अपने बचपन के बारे में बात किया गया है, ऑपरेसर के बारे में बात किया गया कि अत्याचार किसी पे किया जाता है तो उसका क्या फल मिलता है, और फिर अत्याचार सहने वाले भी गलत हैं, उसको भी क्या करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें बात करते हैं। इसके अलावा वो बात करते हैं कि मैं एक ऐसे देश की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी या फिर जेंडर इनइक्वलिटी जो है उसको मैं समाप्त कर दूं और एक ऐसे देश का निर्माण करूं जहां पे सारे लोग उस किसी भी, ना तो कास्ट के आधार पे, ना तो कलर के आधार पे, ना रेसेस के आधार पे, किसी भी, ना तो जेंडर के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हो, और वो एक ऐसे देश की कल्पना करना चाह रहे हैं। और वो जो राष्ट्रपति में यही भाषण वो देते हैं, क्योंकि एक लंबा उनका संघर्ष रहा, बहुत लड़ाई किए, और उतनी लड़ाई के बाद वो क्या किए, फाइनली वो अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।